धन्यवाद वंदना। आज का हमारा दूसरा विषय है मी वी बैलेंस फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑन वर्क लाइफ। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच में अनुष्का करीरा जी यहाँ उपस्थित है। It is my pleasure to introduce you, ma'am. Anushka Karira, a management graduate with additional qualification in psychology, is the chief mentor and promoter of Image Age Institute for Personal Excellence Training. She is also an internationally certified life skills and master spirit life coach and carries over 15 years experience in education, human resources and life skill coaching. She was rewarded Excellence Award for Employee Retention in the capacity of Manager, HR with GlobalLogic India Private Limited. She has to her credit many accolades for people skills and HR counseling. She has worked with top-notch firms like Mahindra & Mahindra, Tanishq, Centrepoint Hospital, Institute of Chartered Accountants of India, CAPS College of Commerce, WCEL, etc. She believes in being blunt. She will tell you things that nobody else will. She has a very straightforward style. We welcome you, ma'am. मैं हमारी एडवाइजरी कमेटी मेंबर रोडे मैम से निवेदन करती हूँ कि वो उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। धन्यवाद रोडे मैम। द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन वर्कप्लेस, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं जयश्री मैम को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। Good afternoon. Can I have Michelle? Thank you. Good afternoon everybody. Actually ये टॉपिक जो है इट्स लाइक ऑल हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। एवरीबडी इज एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग। ये कुछ मैं अलग नहीं बता रही हूँ। आप रोज हम हर दिन मतलब ये 24 आवर्स में 6 बजे से सुबह जब उठते हैं रात को जब तक हम आप बेड टाइम में नहीं सोने नहीं चाहते, एवरी टाइम एक एक्सपीरियंस जो करते हैं ऑल एवरीथिंग, हमें एक एक मूवमेंट को जो हम महसूस करते हैं फील करते हैं, वो ही टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। कुछ हम अलग नहीं कर रहे हैं, बट जब हम ये सुनेंगे तो हमको लगेगा ये कुछ नया तो नहीं बता रही, वही बता रही जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं, कुछ नया नहीं बता रही है। बट यस, ये हम एक रिफ्रेश करेंगे कि भाई हम सच में ये सब करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बट क्या होता है हम ध्यान नहीं देते हैं और एल्स हम वीकेंड से कि हमको ये पर्टिकुलर चीज़ों पे हम कभी फोकस नहीं करते हैं। बट देन वही चीज़ें हैं, कुछ हम नया नहीं करेंगे यहाँ, बट एक रिफ्रेशमेंट है ये, दैट्स इट। ओके, विल गो विद द सेशन। सबसे पहले मैं अपने इमोशंस आप लोगों से शेयर करूंगी, देन आई विल गो विद द सेशन। अभी मुझे एक टेक्स्ट किया व्हाट्सएप पे, मेरे भाई को बेटा हुआ राइट, सॉरी, थैंक यू थैंक यू। अभी उसका टेक्स्ट आया कि मतलब उसको एक बेबी हुआ अभी, और लाइक मुझे भी ऐसा लगा कि मतलब मैं इमोशन सबसे पहले अपने शेयर करूं, देन आई विल गो विद द थिंग राइट। तो मुझे भी ऐसा लगा कि और ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ पे VIA में ये भी एक मेरा बहुत एक्साइटमेंट था कि बहुत ज़्यादा पेपर में पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, एक एक्साइटमेंट था कि मैं भले ही कहीं भी अक्रॉस इंडिया कहीं भी मैं ट्रैवल करूँ, बट मुझे ये मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है कि मैं VIA में बोल रही हूँ। ये एक मेरा इमोशनली बहुत, आज मैं सुबह से आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी
दिस थिंग, मतलब ये सारे इमोशंस मेरे आज इकट्ठे हो गए. सो मेरे को लगता है कि आज मैं अपने इमोशंस के साथ में आपको ये सारे इमोशंस को इकट्ठे करके मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँ. राइट. राइट. इमोशनल इंटेलिजेंस. मैं मूव कर सकती माइक को सा करना. ठीक है. एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस इज, हम लोग क्या होता है ना, आप लोग डॉक्टर्स अगर कोई है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसा होता है कि हम लोग वैसे भी हम लोग ये नॉर्मल चीज़ हम बात करते हैं कि एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है, एक लेफ्ट किसी के लिए यूज़ होता है, राइट किसी के लिए यूज़ होता है. सो हम इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं. लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी हो जाती है, जब हम ये बात करते हैं कि ये लेफ्ट इस तरह काम करता है, राइट इस तरह काम करता है, मिडिल ब्रेन इस तरह काम करता है, तीनों मिलाओ तो एक हम लोगों को सारा मतलब ये तीनों अगर, क्योंकि हार्ट और माइंड तीनों अगर मिलाते हैं तो फिर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इवैल्यूएट करके एनालिसिस करके वो डिसीजन लेते हैं कोई भी चीज़ का. ये इस तरीके से हम ओवरऑल सुनते आए हैं और काफ़ी समय से हम सुन रहे हैं इस बात को कि लेफ्ट ब्रेन अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट वाले होते हैं, राइट ब्रेन इस तरह होता है. और ये और अभी एक नया टॉपिक है कि स्पिरिचुअलिटी की ओर लोग ज़्यादा जा रहे हैं. मोस्ट अभी बहुत ज़्यादा जाते हैं लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर, देखते हैं कहीं हम मेडिटेशन हो रहे हैं. ये सारा चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा लोग इसमें अपने आप में इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हमारे अंदर आए, हम स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएं. पहले मुझे लगता है आज से 10 से 15 साल पहले हमको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी. हमको सिर्फ ये पता था कि बस सुबह 10 बजे ऑफिस जाना है और 6 बजे घर आना है, अपने घर में बच्चों को बना के खिलाना है, अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है. इट्स ऑल, ये हमारा प्रैक्टिकल था, बस इससे ज़्यादा हम नहीं जानते थे. पर लास्ट 10 ईयर्स इतना ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस आ गया, लोगों को इतना ज़्यादा वर्कलोड आ गया, हर कम्पिटिटिव माइंडसेट हो गए कि इससे आगे मुझे जाना है, मुझे कुछ और लाइफ में करना है. इतना कम्पिटिटिव हो गए लोग. सो इतना कम्पिटिटिव हो गए कि अब ये जो रैशनल इंटेलिजेंस है, लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की ओर जा रहे हैं. लास्ट 10 ईयर से ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है. रैशनल इंटेलिजेंस हम देखते हैं कि भाई इसने कम्पीट किया, ये आगे निकल गया, इसके पास गाड़ी है, इसके पास वो है, उसके पास ये, एवरीथिंग हम किसी से मतलब कंपैरिजन जो करते हैं और उससे हमको पता चलता है कि उसके अंदर कुछ तो भी ऐसा है जो ये सारा कुछ वो कर पा रहा है. वही 24 आवर्स मेरे पास है, वही 24 आवर्स में मेरे से सुपीरियर लोगों के पास है, वही 24 आवर्स अंबानी के पास है, वही 24 आवर्स. अगर कंपेयर करते हो तो वो 24 आवर्स में वो कितना कुछ आउटपुट दे रहे हैं और मैं क्या दे रही हूँ. तो ये जो गैप है, इसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमने उस दौड़ में कम्पीट करना है, हमको जाना है वहाँ तक, या उस तक जाना है, या उससे आगे भी जाना है. इस तरीके का माइंडसेट हो गया. इसकी वजह से लोग थोड़ा इम्बैलेंस हो गए, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो सारा मेसअप हो जाता है और वो अपना इमोशनल बैलेंस खो देता है. उसको समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज है, वो क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर कि मैंने करना क्या है. उसको ये पता है कि मुझे इसके आगे जाना है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना है ये नहीं पता उसको. वो दो चीज़ बैलेंस नहीं कर पाता है, अपना माइंडसेट और अपना हार्ट और हेड, दोनों चीज़ मैनेज नहीं कर पाता है वो कहीं ना कहीं, और उसको मैसअप करता है. और एंड ऑफ द डे उसके दिमाग में कंफ्यूजन, स्ट्रेस. और हम रोज न्यूज़ में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में, मीडिया रोज कुछ ना कुछ. एक सेलिब्रिटी को आप देखते होंगे अभी बीच में, प्रत्युषा बनर्जी, हमने ये भी देखा. ये क्या, ये सारा इमोशनल इम्बैलेंस ही है. उसको अपने आप को संभालना ही नहीं आता. सेलिब्रिटी, पैसा तो कमा लिया उसने, फेम भी आ गया उसके पास में, अच्छा खासा इमेज भी था उसका, लेकिन कहाँ वो इम्बैलेंस हो गई. अपने आप को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाई, वो क्यों इम्बैलेंस हुई अपने आप से. वो कि इमोशनल कंट्रोल है ही नहीं उनमें. मोस्ट ऑफ द, अब कितने जितना मतलब उनको, क्योंकि वो आज compete करना चाहते हैं, अपने आप से compete नहीं करते हैं. वो लोगों से compete करते हैं. अपने आप से compete करो, लोगों से, लोगों को कोऑपरेट अगर करने वाला माइंडसेट होता हमारा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम डेफिनेटली हम द बेस्ट देते हैं अपना. लेकिन हम वैसा नहीं सोचते. हम ये सोचते हैं कि हमको compete करना है और हमको लोगों से compete करना है. क्योंकि लोगों से अगर हम लाइफ टाइम प्रोसेस है, अगर पूरा लाइफ अगर हम compete करते चले, हमारे से आगे कोई ना कोई हमेशा रहेगा. कभी हम सबसे आगे तो कभी भी नहीं रहेंगे, कोई ना कोई हमसे आगे रहेगा. लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कम्पीट हमको अपने आप से करनी है. अपने आप से इन द सेंस, हम अपने आप को द बेस्ट क्या दे सके, हमारे अंदर कौन से स्ट्रेंथ है, उसको कैसे हम बाहर निकालें, उससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, ये हम नहीं सोचेंगे. हमको चाहिए सामने वाले के पास क्या है, वो मेरे को चाहिए, वो मुझे चाहिए. तो ये कम्पिटिटिव माइंड की वजह से इम्बैलेंस हो जाता है. वो इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो नहीं कर पाता उस चीज़ को. क्योंकि वो द बेस्ट दो ऐसा कभी नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा इससे आगे जाना है, सामने वाले से मुझे आगे जाना है. और ये माइंडसेट की वजह से उसके अंदर वो इमोशनल इम्बैलेंस होता है और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होकर गलत डिसीजंस लेता है.
और इस तरीके से इम्बैलेंस करना हमारी लाइफ को, और हमने भी देखा, आज आप बहुत प्रैक्टिकली भी आप देखते होंगे सारी चीज़ें, आपको भी बहुत सारे लोग, आपकी कनेक्टिविटी में आपको भी बहुत सारे लोग ऐसे समझ में आते होंगे जो ये सारा कुछ करते हैं। मेरे अगर उसके पास में अगर 10,000 रुपये की साड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास में 12,000 रुपये की चीज़ है तो मेरे पास में 15,000 रुपये की चीज़ होनी चाहिए, उसके पास आईफोन है 5 है तो मेरे पास 6 होना चाहिए। तो ये जो कम्पिटिटिव मूड है, इसकी वजह से लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपने इमोशंस पे कंट्रोल, क्योंकि वही वो लोग डिसीजंस गलत लेते हैं वो, क्योंकि वो सिचुएशन के साथ में अपने आप को वो नहीं कर पाते, कस्टम नहीं कर पाते, और वो गलत डिसीजंस लेने जाते हैं। हम देखते हैं बहुत सारा ऐसा सिचुएशंस आते हैं जब एक घर में अगर जॉइंट फैमिली है, इफ वी आर इनटू, वैसे मोस्टली हमारा इंडियन माइंडसेट कैसा होता है कि शादी हो गई, वी हैव एक ससुराल है, सास इन लॉज है, साथ में हस्बैंड है, अगर फिर बच्चे भी हैं, तो एक हमारा 5-6 लोगों का एक फैमिली होता है। और इन 5-6 लोगों के बीच में अगर मुझे अपना रोल अदा करना है तो मुझे तो कहीं बीवी बनना है, कहीं मम्मी बनना है, कहीं पे बहू बनना है, मतलब ये सारे रोल को मुझे जस्टिफाई करना है। अगर मैंने सारे रोल को जस्टिफाई करना है तो क्या मैं सारे रोल जस्टिफाई कर पा रही हूँ? अगर मैं सारे रोल जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं, तो फिर कहीं ना कहीं मैं इम्बैलेंस होती हूँ, क्योंकि मैं रोल जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ। और कहीं अगर बाहर मैं जॉब भी कर रही हूँ तो वो रोल भी मुझे अदा करनी है, वो उसको भी जस्टिफाई करना है। अगर मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं उनके और मेरे बीच में गैप है। अगर अपने रोल को जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ, अगर मैं अपने बच्चों को, मैं 12 घंटे बाहर रह रही हूँ, मैं अगर 4 दिन 6 दिन बाहर रह रही हूँ और मैं अपने बच्चों को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, वो उनको वो फील नहीं दे पा रही हूँ, मदरली फीलिंग जो देनी चाहिए, तो वो मेरे बच्चों में और मेरे में वो गैप है। अगर मैं अपने अगर घर पे मेरे इन लॉज के साथ में अगर वो मैं नहीं कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं, तो वो एक गैप है। हस्बैंड के साथ वो एक गैप है। तो ये सारा गैप क्या होता है कि मुझे सारे रिलेशनशिप से दूर रख रहा है। मैं इन सबसे दूर हो रही हूँ और क्या कर रही हूँ, बाहर जाकर अटैच होती हूँ। बाहर अटैचमेंट नहीं होता है, वो मेरी नीड है, काम करना मेरी नीड है। लेकिन जब मेरे को काम करना अगर मेरी नीड है तो मेरे ये रिलेशनशिप को जज करना, जस्टिफाई करना भी मेरा रोल है। मैं क्या, अगर इतना ज़्यादा मैं बाहर, क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट्स में बहुत ज़्यादा 6 घंटे, हम लोग 16-16 घंटे अगर काम कर रहे हैं वहाँ पे, घर आने के बाद में हमको क्या चाहिए होता है? हमको ये चाहिए होता है कि घर वाले ये बोले कि हाँ तक क्या, ये बैठ जाए, कब चाय पीनी है क्या, पानी पीनी है क्या। हमारे अंदर वो, हम चाहते कि ऐसा ट्रीटमेंट हमको घर पे मिले, और ऐसा ट्रीटमेंट हमको नहीं मिलता है। तो हम कैसा होता है, घर आके डिमोरलाइज, ऐसा लगता है इतना काम करके आए, इनकी तो, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है घर में, वैल्यू नहीं है, ये हमको लगने लगता है। और लेकिन अब ये हमको लगने लगता है, लेकिन हम जो जितना टाइम वहाँ पे दे के आ रहे हैं, और हम अगर घर में ये चीज़ आते से हमने भी स्माइल करके उनके साथ में वैसा बिहेव नहीं किया, तो उनको भी ये, बच्चों को भी ये लगता है इतनी देर तो बाहर थी, मम्मी घर पे आके भी वैसा ही फील कर रही है, मम्मी हम, उनको भी हमसे कुछ चाहिए। सो दिस इज ऑल, ये इमोशनल रिलेशनशिप है। घर में जो रिलेशनशिप है वो इमोशनल है, लेकिन क्या होता है आज हम लोग इतने रैशनलाइज हो गए हैं, हम लोग इमोशंस फेसबुक में वो स्माइलीज डाल देते हैं, बहुत इंस्टेंट इमोशंस आ जाते हैं हमारे अंदर। स्माइलीज डाल देते हैं, व्हाट्सएप पे स्माइलीज डाल देते हैं, तो एक इंस्टेंट इमोशंस ऐसे बाहर आते हैं कि उसको हम टाइम नहीं लेते इमोशन क्रिएट करने को, वो अपने आप चले आते हैं, क्योंकि वो स्माइलीज हमको रेडीमेड है ना, तुरंत डाल देते हैं हम। एक्चुअली फील नहीं करते वो, हम तुरंत डाल देते हैं, लेकिन वो फील नहीं आता है। लेकिन आप देखो कुछ समय पहले शायद सभी उस दौर से आए हैं, एक 15 साल पहले जब ये सब कुछ नहीं था, तो हम लेटर्स लिखा करते थे और 10 डेज में एक लेटर मिलता था, तो वो बड़े खुश होते थे। वो जो फील है आज नहीं है, वो फील तो आज है ही नहीं, क्योंकि आज इंस्टेंट है ना, आपको जब मन किया आपने कॉल कर लिया, सेलफोन पे, कभी आपने व्हाट्सएप पे कर लिया, आपने फेसबुक में डाल दिया। कम्युनिकेशन जितना स्ट्रांग हो गया और उतने हमारे इमोशनल अटैचमेंट्स दूर होते गए, क्योंकि हमने कम्युनिकेट कर दिया ना। हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं अभी, उसको अच्छा नहीं लगेगा डाल देता हूँ एक स्माइली, उसको अच्छा नहीं लगेगा डाल देती हूँ एक मैसेज डाल देती हूँ, जो मतलब एक फॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है, इमोशनल नहीं है अभी, फॉर्मल रिलेशनशिप हो गया। और वो फॉर्मल रिलेशनशिप इतना ज़्यादा हो गया है, लोगों को लगता है हम लोग इमोशनल, हम तो डाल तो रहे हैं, रिस्पॉन्ड तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में हम वो फील करके कर रहे हैं? वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हम लोग फील कर ही नहीं रहे वो चीज़। हम लोग सिर्फ एक फॉर्मल है, वो रोबोटिक वे में काम हो रहा है कि ठीक है ना, अरे उसका मैसेज आया, अभी मैंने भी वही किया, उसका मैसेज आया, मैंने तुरंत उसको हैप्पी मैसेज डाल दिया,
पर मैंने फील करने को टाइम ही नहीं लिया, तो मैंने फील कहाँ से किया? मैं तो फील करने को टाइम ही नहीं लिया ना, तो फील आया कहाँ से मेरे अंदर? फॉर्मल रिलेशनशिप, हर एक रिलेशन बड़े फॉर्मल हो गए हैं, उसकी वजह से बहुत गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। और ये गैप हम हर जगह दिखा रहे हैं, ये गैप इवन हमारी फैमिलीज में, हमारे वर्क प्लेस में, हर जगह ये गैप है। और इस गैप को अगर हमें कम करना है तो हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इस गैप को अगर हमको कम करना है, कहीं ना कहीं हमको इस पे अगर काम करना है तो हमें क्या करना है? जो लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि शायद मैम भी इस बारे में आगे बात करेंगे, उनको पता है कि कहीं हम अब बहुत एक्सटर्नल लाइफ जी रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल है हम, क्योंकि सारे टाइम हम एक्सटर्नल कनेक्टिविटी में ही रहते हैं, इंटरनल कनेक्टिविटी है ही नहीं हमारी। और जब इंटरनल कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर एक्सटर्नल कनेक्टिविटी कितना देर? ये सारा मैसेज और ये सारा लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी दिन भर हो जाता है, रात को एट लास्ट क्या 10 बजे 11 बजे हम मोबाइल अपने बाजू में रख के सोते हैं। हमको ये लगता है किसी ने मैसेज आया, किसी का कुछ आया, हम रात को, और जब भी नींद खुलती है, बहुत लोगों को ये भी आया था, जब भी नींद खुलती है मोबाइल में मैसेज चेक करके फिर बाजू में रखते हैं। क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है हम रात में चैन से सो भी नहीं सकते उसको अपने बाजू में रख के सोए? हालांकि बहुत फॉर्मल हो गया, ये सब चीज़ें हमने अपने अंदर इतना इनकलकेट कर लिया, इससे अभी अलग हो ही नहीं पा रहे हम, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं रादर, क्योंकि इसलिए नहीं करना चाहते, हमको लगता है हम सोसाइटी से अलग हो जाएंगे, सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और सोसाइटी से अलग हो गए तो क्या होगा? आइसोलेट हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। और हमें जब अकेलापन सब डर लगता है, सोसाइटी से हमको लोग ये बोलने लगे, अरे ये तो मतलब हमारे बीच में है ही नहीं, ये तो मैसेज ही नहीं डालती व्हाट्सएप पे, ये तो फेसबुक पे है ही नहीं है। तो ये सोसाइटी का भी एक वो रहता है, अरे हम मतलब अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए भी हम बीच बीच में मैसेज डालते हैं। सो कनेक्टिविटी जो है वो इट्स लाइक हमेशा कनेक्टिविटी जो है वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आपको अंदर से फील आए, वो फील आएगा तो ही आप कनेक्ट हो पाएंगे। अगर फील नहीं आ रहा है, हम फॉर्मल रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं तो ठीक है, फॉर्मल तो आजकल करना ही चाहिए, बट देन एक लिमिटेशन है। लेकिन हम अपने रिलेशन में तो वो चीज़ फॉर्मल रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते ना, अपने रिलेशन जहाँ है, जहाँ हमारी रोल जहाँ हमको प्ले करनी होती है अपनी, वहाँ तो हम फॉर्मल रिलेशन नहीं मेंटेन कर सकते, वहाँ तो हमको इमोशनली फील करना होता है। लेकिन कुछ इमोशनल चीज़ें फील करने के लिए वी गो थ्रू विद दिस लाइफ। No matter what kind of situation we are in, they always seem to know just to say, how to say, and what we are not offend or upset. कोई भी चीज़ कैसे कन्वे करना, हमको किसी को कन्वे अगर करनी है तो हमें कैसे कन्वे करना है। एक तो हम एकदम मतलब स्ट्रेट अवे बोल दें, कटथोट बात करेंगे नहीं करना, या उसको एक बात को घुमा फिरा के बताएं, या फिर उसको समझा के बताएं अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। कोई भी सिचुएशन कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, उसको पता होना चाहिए, तभी मेरा को वो समझ पाएगी। अगर मुझे नहीं जानी पिक्चर, मुझे कोई ज़बरदस्ती अगर पिक्चर ले जाना चाहता है, मेरा कोई फ्रेंड है, मुझे ज़बरदस्ती मतलब अगर मैं नहीं जाऊँगी उसको बुरा लगेगा, मैं जाना नहीं चाहती हूँ तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, सिर्फ कटथोट मेरे को नहीं जाना ऐसा तो नहीं बोल सकती, मुझे नहीं जाना तेरे साथ, ऐसा मैं नहीं बोल सकती। घुमा फिरा के बताऊंगी तब भी नहीं अच्छा है, बट एक रीज़न बताऊँ मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल गो विद यू, बट दिस टाइम प्लीज़ स्पेयर मी, मेरे को छोड़ दो, मेरा अपना अपना एक इशू है, मैं उसको सॉल्व करना। वही चीज़ मैं अगर किस तरह कन्वे करती हूँ तो वो रिलेशनशिप में मैं वो चीज़ मेंटेन कर पा रही हूँ, राइट। बट कटथोट, बहुत लोगों को लगता है मैं कटथोट बात कर रही हूँ तो बहुत अच्छा बोल रही हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। हम हर चीज़ कटथोट बात नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हमको लोगों को समझा के भी बताना होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट। They are caring and considerate, and even if we don't find a solution in our problem, we usually leave feeling more hopeful and optimistic. बहुत सारी सिचुएशन में हमको प्रॉब्लम के सोल्यूशंस नहीं मिलते हैं, इससे उसे पूछते रहते हैं, अरे मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन तो बता दे क्या करना है इसको, या तो फिर अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, रात में नींद नहीं आ रही, मुझे ऐसे इशू है, ये सारे प्रॉब्लम्स है। ये सारा हम लोग या तो हम लोगों से शेयर करते हैं, या तो फिर अपने आप में ही अंदर अंदर सारा ये प्रॉब्लम ले लेके परेशान होते हैं। उसको हमें एटलीस्ट छोड़ नहीं देना चाहिए, बट एटलीस्ट एक ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में लाके इसको छोड़ देना चाहिए। लेट इट बी, जब सिचुएशन आएगा तो ऑब्वियसली फेस तो करना है, कोई ऑप्शन तो है ही नहीं वैसे भी, लेकिन उसके बारे में सोच के परेशान होके दूसरों से बिल्कुल शेयर करना चाहिए, लेकिन डिसीजन कभी भी हमारा होना चाहिए।
दूसरों आप सारी दुनिया से हम अपने प्रॉब्लम भले ही शेयर कर लें, लेकिन डिसीजन कभी भी हमारा ही होना चाहिए। मे बी वो गलत क्यों ना रहे, वो हमारे लिए एक्सपीरियंस अगर सही है तो वो सही डिसीजन है, बट एक्सपीरियंस जो है वो हमारा ही डिसीजन पे होना चाहिए। कभी भी दूसरों का डिसीजन रहा तो हम उस पर मतलब ब्लेम जो होता है वो बराबर दूसरे पे, तो उसने बोला था इसलिए मैंने किया ऐसा, अदरवाइज मैं तो कुछ और ही सोचती थी, क्योंकि उसने बोला ना मुझे। सो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमको डिसीजंस अपने लेने होते हैं। We probably also know people who are masters at managing their emotions. बहुत सारे लोग हैं, आप काफ़ी मिले भी होंगे आप कई बार लोगों से, आप उनको हमेशा हंसते हुए भी देखोगे, आपको चाहे जैसे सिचुएशन हो उसके साथ में आपको लोग हंसते हुए दिखते हैं। आपको ये लगता है इतना हंस कैसे सकता है, इतना हमेशा ये इस मूड में कैसे दिखता है, इसके साथ में क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बहुत खुश है वो तो। फिर हम आपस में सोचते हैं वो बहुत खुश है, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, घर में हस्बैंड अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, इन लॉज अच्छे हैं, उसके साथ में सब कुछ है, तो फिर उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उसको अगर वो मैनेज कर पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, वो मैनेज कर पा रहा है इस तरीके से, बिल्कुल वो मैनेज कर पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बात दिखा दें लोगों को ऐसे, मतलब अपने चेहरे के वो सारे 12 बजे होते हैं, हम सारा सिचुएशन लोगों के सामने दिखाते हैं और दूसरों को सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा खुश है, वो सारा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मैनेज कर पाते हैं। वो मैनेज करना एक बहुत बड़ा, उसके लिए वो खुद का एक्सपीरियंस है, वो कुछ आर्ट नहीं है, वो कुछ ना ही वो कोई डिग्री है ना कुछ ऐसा है, उसका खुद का एक्सपीरियंस होता है, वो मैनेज कर पाता है ये सारी चीज़ें। Right? They don't get angry in stressful situation. Instead, they have the ability to look calmly at a problem and find a solution. They are excellent decision makers. सिचुएशन से हमने पहले अपने आप को, अगर बहुत सारा ऐसा कोई ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाता है, आई शेयर वन ऑफ माई सिचुएशन, मतलब मेरा ओरिजिनल सिचुएशन है, मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। आई वॉज विथ HCL, एक्चुअली मैं HCL में थी, आई वॉज इन मुंबई, और मैं मीटिंग हॉल में थी, मैं अपने बॉस के साथ थी। तो बट ऑब्वियस है मीटिंग है, मतलब हम मोबाइल तो साइलेंट में डालते हैं, और उसके बाद मेरे घर से काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, मोबाइल मेरे बैग में था, साइलेंट मोड में था, मुझे समझ में नहीं आया। और मतलब जैसे ही लंच आवर के बाद मेरे मोबाइल पे बहुत ट्राई किया मेरे घर वालों ने, मैंने लिफ्ट नहीं किया। एट लास्ट मुझे पता चला मेरे फादर नहीं रहे, और मैं मतलब जब शाम को 5:30-6 बजे जब मैं बाहर निकली और मैंने जब मोबाइल चेक किया, मेरे घर से बहुत सारे मिस कॉल थे, और मैं मतलब नहीं उठा पाई, मैं मीटिंग में थी, मतलब ऑल ऑफ सडन हो गया था ये सारा चीज़ें। लेकिन मेरे साथ में जो एक कलीग थी वो बहुत ज़्यादा, लाइक शी इज़ वेरी वेरी, मतलब मैं उसको बहुत, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। उसने मेरे को इतना हेल्प किया कि मैं अंदर थी, उसने मेरे लिए टिकट बुक किया, उसको पता है कि टिकट बुक कर दिया, मेरा फ्लाइट टिकट बुक किया, मेरे लिए कैब बुक किया, इतना कुछ करके जब मैं मीटिंग हॉल से निकली मुझे पानी पिलाया, और मेरे बॉस को पहले बताया और फिर मुझे बताया कि मैडम आपके फादर नहीं रहे, आपके घर से फ़ोन आया था लैंडलाइन पे। तो इट वाज लाइक मेरे लिए तो शॉक था, मतलब ऑल ऑफ सडन था, कुछ भी नहीं था, मेरे फादर बहुत हेल्दी थे। मतलब वो सिचुएशन में मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं इम्बैलेंस हो ही रही हूँ, लेकिन फिर मेरा बॉस बोला था मैडम इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, किसी के भी हो ये तो सब होना ही है, मतलब आपको कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करना है वहाँ जाके, वो तो ठीक है बोले, लेकिन आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो भी आप ध्यान में रखते अपनी सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा। तो मैं आई, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग वाज डन। पर उस समय जो मेरे को उन लोगों से जो कॉपरेशन मिला मेरे कलीग से, लाइक बहुत अच्छा मेरे बॉस ने मुझे समझाया कि मतलब कहाँ पे अपने इमोशंस पे कैसे हम कंट्रोल जो करते हैं, कि भाई उस समय हो सकता था मैं अपनी, अगर वो नहीं बोलते तो शायद मैं वहीं रो देती। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि आप अगर मैडम इस वक्त अपने आपको नहीं संभाला तो आप कभी नहीं संभाल पाओगे लाइफ में, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस अगर आपके पास में अचानक आ रहे हैं तो आपने अपने आप को सोचना है कि ये तो सारा चलना है, ये सब प्रोसेस, आप कब एक दिन आपने भी जाना है, बोले आपने कोई रहना है, अमृत भी क्या है, आपने भी जाना है। लेकिन ठीक है, पेरेंट्स है, वो फील होना वो सब ठीक है, लेकिन ऑफिस में ऑल ऑफ सडन में चिल्ला चिल्ला के रहूं, मतलब वो तो गलत चीज़ है ना। पर मुझे समझ में आया सही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले तो मैंने अपने आप को संभाला, फिर ट्रैवल, फिर मैंने वहाँ से ट्रैवल किया। सो एक ऐसा होता है कभी कभी हमारे साथ, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसा आता है कि हम ऑल ऑफ सडन हमारे सामने खड़ा हो जाता है आपके, तो दैट मोमेंट हम अपने आप में कंट्रोल कैसा करते हैं अपने आप में, दैट इज अगेन, मतलब ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि हम कैसे कंट्रोल कर पाते हैं सिचुएशन के साथ में, कैसे कस्टम कर पाते हैं। There's an excellent decision makers, they know when to trust their intuitions. बहुत बार कहते हैं ना मुझे लगा, इंट्यूशन, मुझे लगा, इंट्यूशन जो होते हैं हमको अंदर,
हम अगर अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए था, अगर नहीं हुआ तो हमको ऐसा लगता है ऐसा ही करना चाहिए था। और अगर कभी कभी हम लोगों की बात सुन के करते हैं तो अरे उसने बोला इसने ऐसा किया, मैंने तो ऐसा हो गया, ये मेरे को अपने मन की बात ही सुननी चाहिए थी मुझे तो ये जो इंट्यूशन जब हमको होता है ना तो वो ही सही डिसीजन है, रादर कि हम मतलब इससे उससे पूछे या ऐसा, जो हमारा इंट्यूशन है वैसा ही हमने एक्ट करना चाहिए। मे बी वो गलत भी हो सकता है कभी कभी, बट देन डिसीजन कभी भी हमारा ही होता है। Regardless of their strength, they are usually willing to introspect honestly. हम introspect actually बहुत कम लोग हैं जो introspect कर पाते हैं कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन। इंट्रोस्पेक्ट बहुत कम लोग जो है कर पाते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इवन मैं जब ट्रेनिंग्स में भी होती हूँ कॉर्पोरेट्स में, क्योंकि हम वहाँ पे प्रेशर भी बहुत होता है, सेल्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्वार्टर का प्रोजेक्शन देना पड़ता है उनको, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को। अगर वो क्वार्टर का प्रोजेक्शन नहीं बराबर देता है तो मैनेजर्स को, मतलब मैनेजर्स के क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको अपना जो इमोशनल बैलेंस बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है जब एक डिपार्टमेंटल मैनेजर को, रिटेल में खास तौर पे। तो उसको कैसा होता है वो कि उसको लगता है कि 3 महीने की जो मैं सेल्स का प्रोजेक्शन दूंगा, क्या मैं ये टारगेट रीच कर पाऊंगा? तो उसको बहुत सारी चीज़ें देख के एनालिसिस करके उसको वो डिसीजन बॉस के सामने रखना होता है कि बॉस ये महीने में, ये क्वार्टर में मैं इतना दूंगा ग्रोथ। तो इस तरीके से, लेकिन वो ये सब वो कैसे करता है, ये सब उसको इंट्रोस्पेक्शन पे हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं कि भाई तू इंट्रोस्पेक्ट कर, अपना स्ट्रेंथ पहचान, तू क्या कर सकता है। तो वो एंटायर डे जो है मैं उसको, जब जैसे मॉर्निंग होता है कि भाई मेरा 10 बज गया, स्टोर खुल गया, स्टोर जा रहा है, जब वो स्टोर में देखता है कि क्या सेल है, उसके पास में रिपोर्ट्स है, उसके पास में एनालिसिस है, उसके पास में स्टाफ है, उनसे बात करता है, समझता है सीजनल वाइज कौन सा सेल होता है, ये सारा चीज़ें देखता है, और उसका खुद का स्टाफ के साथ में, टीम मेंबर्स के साथ में कैसा तालमेल है, ये देख के वो डिसीजन लेता है कि यस मैं ये टारगेट डेफिनेटली रीच कर जाऊंगा। अब ये इंट्रोस्पेक्शन हम लोग अगर करते हैं तो फिर डे टाइम में, पूरे डे टाइम में भी हम कर सकते हैं कि भाई हम किससे मिले हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम मैंने क्या बोला था, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने क्यों बोला था, मैंने किसको, मेरे एक कौन सी बात से किसी को हर्ट हुआ तो क्यों हुआ, किसी को अच्छा लगा तो क्यों लगा। ये दिस इज व्हाट, ये छोटे छोटे इंट्रोस्पेक्शन है जो हम बेड टाइम में भी 10 मिनट्स अगर इंट्रोस्पेक्ट भी करते हैं तो अपना एक स्ट्रेंथ हमको पता चलता है कि यार दिस इज माई स्ट्रेंथ, और उस स्ट्रेंथ को लेके हम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं सामने सोसाइटी में, या अपने डिसीजंस लेने हैं, हम अपने रोल को प्ले कर रहे हैं, तो ये सारा हम अपने स्ट्रेंथ को लेकर से ही फोकस करते हैं। जब हम अपने स्ट्रेंथ को लेकर फोकस करते हैं तो हमें वी आर ऑलमोस्ट श्योर कि जो जा रहे हैं सही जा रहे हैं, सही रूट पे जा रहे हैं, क्योंकि हमको अपना स्ट्रेंथ पता है, उसको फोकस कर रहे हैं, हम उसको लेके डिसीजंस ले रहे हैं। रैंडम डिसीजंस नहीं है, नहीं मुझे अच्छा लगा तो मैंने डिसीजन ले लिया, मुझे उसकी बात अच्छी लगी तो मैंने डिसीजन ले लिया, मुझे कलर अच्छा लगा तो मैंने डिसीजन ले लिया। हम बहुत ज़्यादा अपने आप को समझ रहे हैं, मेरा स्ट्रेंथ ये है और मैं उसको लेकर डिसीजंस ले रही हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे डिसीजंस हम सही लेते हैं। They take criticism well and they know when to use it to improve their performance. अब जब हम अपने स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं, बट ऑब्वियस है हम डिसीजंस जो लेते हैं, जो भी हमारे इंट्यूशंस में आते हैं, जो डिसीजंस हम लेते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही होते हैं। और कोई अगर क्रिटिसाइज भी करता है तो हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमको हमारा स्ट्रेंथ पता है। हाँ, कोई क्रिटिसाइज भी करता है तो हमको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन अगर सामने वाला क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहा है, वो इसीलिए क्रिटिसाइज कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है वो कि मेरा स्ट्रेंथ देख के, उसके अंदर भी स्ट्रेंथ है, एवरीबडी, सबके अंदर एक स्ट्रेंथ होता है, सब यूनिक है, कोई किसी के साथ में कोई कंपैरिजन नहीं है, सब यूनिक है। लेकिन होता क्या है कि हम उसका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं होता है कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है कि मैच नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है वो आदमी गलत है, और मतलब उसको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो वो हम पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर पाते हैं उसके साथ में अपना। तो जब मैच नहीं कर पाते हो तो क्या होता है कि अरे वो जमा नहीं, वो आदमी 1 घंटा बात किया, नहीं वो आदमी सही नहीं है, हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं रहे, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं रहा है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, कौन गलत है वहाँ? क्यों हम ऐसा किसी को गलत बोले या वो हमको गलत बोले? तो जब हम एक चीज़ माइंडसेट में ला लेते हैं कि वो गलत है, वो सही नहीं है, तो फिर उसकी हर बात गलत लगेगी और हर बार गलत लगेगी। तो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू का मिसमैच है, वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, तो
नोबडी इज राइट, और राइट और रॉन्ग कुछ होता ही नहीं है, मुझे जहाँ तक समझ है राइट और रॉन्ग कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ ये है कि बस ये समझ में आता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ। तो राइट और रॉन्ग तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट देन हमने उसको क्रिएट कर